सन 1947 में आज़ादी के बाद तब पाकिस्तान नया नया बना था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में ज़मीन का ये एक छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आज़ाद रियासत। और यहीं से शुरू होती है दास्तान ए कश्मीर। आज़ाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी। तब कश्मीर का डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजवंश ने उस दौर में पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता था। फिर 1840 में अंग्रेज़ों से कश्मीर छीना। तब 40 लाख की आबादी वाली इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफ़गानिस्तान, रूस और चीन से लगती थीं, इसलिए इस रियासत की खास अहमियत थी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद तब पाकिस्तान नया नया बना था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में ज़मीन का ये एक छोटा सा टुकड़ा। 70 साल पहले एक कबायली हमला जो ख़त्म हुआ 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन बाद, जिसने बदल दी जन्नत की सूरत, जिसने जन्नत को जहन्नम बनने की बुनियाद रखी, जिसने पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया, जिसने कश्मीर की एक नई कहानी लिख डाली, जिसकी आस्थानों और फिजाओं में चिनार और गुलदार की खुशबू तैरती थी, जिसे आगे चलकर ज़मीन की जन्नत का खिताब मिला। उसी कश्मीर में आज से ठीक 70 साल पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर घोला जिसकी गंध आज भी कश्मीर में महसूस की जा सकती है। मेरा मुल्क तेरा मुल्क, मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन, मेरे लोग तेरे लोग। इस गैर इंसानी जिद ने पहले तो एक हंसते खिलखिलाते मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, लाखों लोगों को मजहब के नाम पर मार डाला गया, और फिर उस जन्नत को भी जहन्नुम बना दिया गया, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंग्रेज़ों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम की रियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी। मगर उनकी रियासत की सरहदों के नज़दीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं था। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनानगर हिंदू अवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के राजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कश्मीर को जाने वाली तमाम ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बंद कर दी। मामला इतना बिगड़ता गया कि कुछ समय बाद हथियारबंद कबायलियों ने राज्य पर उत्तर दिशा से हमला कर दिया। 22 अक्टूबर को वो उत्तर पश्चिमी के बॉर्डर प्रांत और कश्मीर के बीच की सरहद को पार कर गए और तेज़ी से राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़े। इन हमलावरों में ज़्यादातर पठान थे जो उस इलाके से आए थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। इन कबायलियों विद्रोहियों ने बारामूला में बड़ा उत्पात मचाया, लूटपाट की और महिलाओं और लड़कियों से दुष्कर्म किया। पीपी मेनन ने अपनी किताब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता का संदेश भेजा। अगले दिन दिल्ली में भारत की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बीपी मेनन को जहाज़ से तुरंत श्रीनगर रवाना किया गया। उन्होंने श्रीनगर में महाराजा से मुलाकात करने के बाद उन्हें हमलावरों से सुरक्षित जम्मू जाने की सलाह दी। नेहरू पाकिस्तान के कबायलियों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना को फौरन कश्मीर भेजना चाहते थे। माउंटबेटन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान ताकत का इस्तेमाल करने लगा। महाराज हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब साफ लगने लगा था कि उनके हाथ से कश्मीर तो जाएगा, साथ ही डोगरा रियासत की आन बान भी खत्म हो जाएगी। कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी आतंकवादियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला किया। भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ कर रख दिया। फिर इस जंग के आखिरी दिन एलओसी का जन्म हुआ। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना एटीसी के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। जंगी सामान की कमज़ोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद जांबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया।
भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने कबायलियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों में 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। इस जंग के बाद कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा, जिसके बाद 5 फरवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तब हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थीं उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाएगा, जिसे LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK कहा जाता है, जिसमें गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान शामिल हैं। माउंटबेटन की सलाह से ही भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया था। ये एक बड़ी भूल साबित हुई। बहुत से भारतीय सेना इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ब्रिटेन पाकिस्तान का साथ देगा। यही हुआ भी। राजमोहन गांधी की किताब पटेल ए लाइफ में कश्मीर के तत्कालीन युवराज कर्ण सिंह के हवाले से कहा गया कि नेहरू ने ये सरदार पटेल पर छोड़ दिया था कि वो मेरे पिता को कैसे कश्मीर से हटाते हैं। 29 अप्रैल 1949 को हमने सरदार पटेल के घर पर साथ में भोजन किया था। फिर डिनर के बाद सरदार मेरे पेरेंट्स को लेकर अलग कमरे में चले गए। जब वो लौटे तो चेहरा फीका पड़ा हुआ था और माँ अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही। कर्ण सिंह ने कहा था, सरदार पटेल ने पिताजी से विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा कि उन्हें कुछ महीनों के लिए कश्मीर से बाहर चले जाना चाहिए। पटेल की बात सुनकर पिताजी अवाक रह गए, लेकिन पटेल का चेहरा सख्त था। उन्होंने ये भी कहा कि ये राष्ट्र हित में होगा। जब सरदार पटेल हमें बाहर गेट तक छोड़ने आए तो उनका चेहरा भीगा हुआ था, सख्ती बरकरार थी। हालांकि इसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी उठापटक हुई। एक जमाने में नेहरू के करीबी रहे शेख अब्दुल्ला को खुद नेहरू ने लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया। कश्मीर को जख्मी करने वाली इस वारदात को आज करीब 72 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए शुरू हुई 1947 से ये जंग अभी भी जारी है। 1949 में सीज फायर के ऐलान के बाद LOC की लकीर खींच चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बाद पाकिस्तान से लगने वाली तमाम सरहदों पर जो सेनाएं तैनात की गई वो आज तक कायम हैं। 1949 से लेकर 1965 तक कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान कोई न कोई मक्कारी करता रहा। आज़ादी के बाद एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दुनिया भर से हथियारों को बटोरने में जुटा रखी थी। भारत से करारी शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीरी जिहादियों के भेष में अपनी सेना के जवानों को चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों पर घुसा दिया। लेकिन ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय जवानों ने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 1957 में जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी रही और पार्टी के नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक वहां 11 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2014 में हुए चुनाव में PDP और BJP ने राज्य में गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन वर्ष 2008 में BJP ने महबूबा मुफ्ती की सरकार के समर्थन वापस ले लिया। तब से यहाँ राज्यपाल शासन लागू था।